आज का अपना टॉपिक है हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो एक आरबीसी में 1 आरबीसी कंटेंट 280 मिलियंस हीमोग्लोबिन। एक आरबीसी में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं और एक हीमोग्लोबिन पे कितने मॉलिक्यूल, कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं? 4 मॉलिक्यूल। तो क्या हो गया, एक आरबीसी में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं और एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड हो सकते हैं, ठीक है। फिर अपने पास 2 ग्लोबुलिन की चैन होती है। हीमोग्लोबिन में कितने 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 चैन होती है? 4 चैन होती है। किसकी चैन होती है? ग्लोबुलिन की। 2 अल्फ़ा की, 2 बीटा की। 2 अल्फ़ा की और 2 बीटा की कुल मिला के 4 चैन होती है किसमें? हीमोग्लोबिन में, ठीक है। अब छोटा सा अपन ब्रेकडाउन देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन कैसे होता है? ग्लोबुलिन क्या है? प्रोटीन है, तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एमिनो एसिड में। और हीम में क्या होता है? आयरन होता है और पोरफायरिन भी। पोरफायरिन एक पिगमेंट होता है। आयरन क्या होगा? रीयूज्ड हो जाएगा या स्टोर हो जाएगा, और पोरफायरिन क्या होगा? वापस बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अपन आगे आगे डिटेल में देखेंगे। फिर देखते हैं हीमोप्टोसिस। हीमोप्टोसिस, पोइसिस का मतलब क्या होता है? इट मीन्स ब्लड सेल फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है? ब्लड सेल फॉर्मेशन। ब्लड सेल फॉर्मेशन मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन। तो हीमोप्टोपोइसिस का डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल्स। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है आरबीसी का फॉर्मेशन, ल्यूकोपोइसिस का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन, और थ्रोम्बोपोइसिस का मतलब होता है प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन। ये तीन इन ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? रेड बोन मेरो में होता है, ठीक है। बोन के जो रेड बोन मेरो होता है उसमें इसका फॉर्मेशन होता है। और 1% हीमोलाइसिस टेक प्लेस। अब अगर अब इसमें 1% हीमोलाइसिस टेक प्लेस मतलब क्या होता है कि हर हर इंटरवल एक फिक्स टाइम ऑफ पीरियड के बाद में क्या होता है? 1% जो सेल्स होती है वो डिस्ट्रॉय होती रहती है। सेल डिस्ट्रॉय होती रहती है और सेल बनती रहती है। तो डिस्ट्रॉय कितनी होती है? 1% डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है आरबीसी का फॉर्मेशन। आरबीसी का फॉर्मेशन का होता है रेड बोन मैरो में, और इसमें यूजुअली कितने दिन लगते हैं आरबीसी, एक नई आरबीसी बनने में? 7 डेज लगते हैं, ठीक है। स्टेजेस देखते हैं इसके। 5 स्टेजेस होते हैं: प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट, इंटरमीडिएट इरिथ्रोब्लास्ट, लेट इरिथ्रोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, और लास्ट में कौन से होता है? इरिथ्रोसाइट। अब जो हाईलाइट करे हुए हैं वो मेन इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट कितनी स्टेज हो गई? 1 2 3 4 5 6 स्टेज हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट डेवलपमेंटल स्टेज कौन सी है? मतलब आरबीसी का बनना कौन सी स्टेज से स्टार्ट होगा? कौन सी स्टेज से स्टार्ट होगा उसको बोलते हैं प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट की जो सेल की साइज होती है उसको कितनी होती है? 20 माइक्रोमीटर, ठीक है। हीमोग्लोबिन कौन सी स्टेज में दिखना स्टार्ट हो जाएगा? इंटरमीडिएट इरिथ्रोब्लास्ट में। न्यूक्लियस कौन सी स्टेज में एब्सेंट होगा? रेटिकुलोसाइट में। हीमोग्लोबिन कौन सी स्टेज में टोटली प्रेजेंट हो जाएगा? इरेथ्रोसाइट में। और इरेथ्रोसाइट की साइज़ क्या होती है? 7.2 माइक्रोमीटर। तो ये जो हाईलाइट पॉइंट है वो वही याद रखने, उसी के फॉर्म में एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। फिर इरिथ्रोपोइसिस में चेंज क्या क्या हो रहे हैं? साइज़, एक तो जो सेल्स की साइज़ थी वो डिक्रीज़ हो रही है 20 से लेके जो प्रो इरिथ्रोसाइट की कितनी कितनी साइज़ थी? देखो, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट की क्या साइज़ थी? 20 माइक्रोमीटर। और इरिथ्रोसाइट की क्या हो गई? 7.2 माइक्रोमीटर। तो सेल की साइज़ चेंज हो गई। सेल की साइज़ क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई। तो क्या हो गई? सेल की साइज डिक्रीज होगी। न्यूक्लियस एकदम डिसअपेयर हो जाता है और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस में कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं? विटामिन B12, विटामिन B9, विटामिन B12, आयरन और इंट्रेंसिक फैक्टर। इंट्रेंसिक फैक्टर क्यों? क्योंकि ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब अपन देखते हैं आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कैसे होता है। आरबीसी में क्या होता है? सेलुलर पार्ट पे होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, जो कुछ एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लेयर होती है, प्रोटीन की लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो इन सारे जो सेलुलर पार्ट होता है उनका क्या होता है? मैक्रोफेजेस। उनका क्या होता है? मैक्रोफेजेस उसको खा जाता है, फेगोसाइटोसिस बाय माइक्रोफेजेस। लेकिन जो एक तो हो गया सेलुलर पार्ट और एक होता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन कैसे होता है? पहले अपन ने पढ़ा था कि हीम में क्या होता है? आयरन होता है और पोरफायरिन होता है। तो आयरन का तो क्या हो जाएगा? रीयूज हो जाएगा, और रीयूज होकर क्या होगा? नई हीमोग्लोबिन का जब सिंथेसिस होगा तब ये आयरन काम आ जाएगा। और पोरफायरिन क्या होता है? एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से क्या होता है? आरबीसी का रेड कलर आता है। तो पोरफायरिन का क्या होगा? बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लोबुलिन की 2 चैन होते हैं, 2 अल्फा, 4 चैन होती है, 2 अल्फा की, 2 बीटा की। तो क्या होता है? एमिनो एसिड प्रोटीन की होती है वो 4 चैन। तो प्रोटीन का क्या होगा? एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एमिनो एसिड का कन्वर्ट होकर वापस क्या हो जाएगा? रीयूज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में वापस उसको रीयूज कर पाएंगे। तो आयरन को और ग्लोबुलिन को तो अपन रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन पोरफायरिन का रीयूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो पोरफायरिन को तो अपन को क्या है? बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो पोरफायरिन का ब्रेकडाउन कैसे होता है? देखो, पोरफायरिन कन्वर्ट होगा बिलीवर्डिन में। अब बिलीवर्डिन कैसा होता है? वाटर इनसॉल्युबल होता है, और अपन को अगर कोई भी बॉडी में से
कोई भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाना है, कोई भी कंटेंट बॉडी से एक्सक्रीट करवाना है, तो उसको कैसे, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, उसका नेचर होना चाहिए वाटर सॉल्यूबल। तो ये बिलीवर्डिन क्या है, वाटर इनसॉल्यूबल है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्यूबल बनाएंगे। तो पोरफायरिन से क्या हुआ, बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हुआ। अपन इसको क्या करेंगे, वाटर सॉल्यूबल बनाने के लिए क्या करेंगे, बिलीवर्डिन को बिलीरुबिन में कन्वर्ट करेंगे, बिलीरुबिन को अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट करेंगे। फिर ये लीवर में जाएगा, लीवर में जाके क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन मतलब वाटर सॉल्यूबल। अब होगा इसका एक्सक्रीशन। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो वाटर सॉल्यूबल जो बिलीरुबिन है, उसका क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। एक्सक्रीशन कैसे होता है, 90% जो एक्सक्रीशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू होगा, और जो 10% एक्सक्रीशन है वो किडनी के थ्रू होगा। 90% एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से हो रहा है, ठीक है। सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में क्या होता है, यूरोबिलिनोजन आता है, और यूरोबिलिनोजन फिकस के कौन से पिगमेंट, स्टेरकोबिलिन में कन्वर्ट होकर फिकस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और 10% जो कॉन्जुगेट वाटर सॉल्यूबल बिलीरुबिन था वो किसके थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है, किडनी के थ्रू। किडनी से कैसे होगा, यूरोबिलिन के फॉर्म में होगा, और यूरोबिलिन किसके थ्रू बाहर जाएगा, यूरिन के थ्रू। तो मेनली एक्सक्रीट कैसे, वाटर सॉल्यूबल जो बिलीरुबिन है वो कैसे 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 दो तरह से बाहर जा रहा है, फीकस के थ्रू और यूरिन के थ्रू। फीकस के थ्रू कैसे जा रहा है, स्टेरकोबिलिन में, और यूरिन से कैसे जा रहा है, यूरोबिलिन में, ठीक है। और जो 90% जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन इसको कन्वर्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो ये जो हाईलाइट वाले पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या बिलीवर्डिन क्या है, वाटर इनसॉल्यूबल है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन वाटर सॉल्यूबल है। फिर क्या होता है 90% और 10% किडनी के थ्रू जाता है, किडनी से यूरोबिलिन की फॉर्म में। और 90% कैसे जाता, 90% के में क्या होता है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम स्टेरकोबिलिन के फॉर्म में फिकस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। थैंक यू।